हेलो एंड वेलकम बैक टू ट्रिक्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि इंडिया का क्या स्टैंस है यूनाइटेड नेशंस में रिगार्डिंग इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई इंडिया डिड नॉट सपोर्ट इजराइल इन यूएनओ, जबकि इजराइल का सपोर्ट रहा है अभी हाल ही में जो गलावन कन्फ्लिक्ट हुआ था इंडिया और चाइना में। इसके पहले हमने लास्ट वीडियो में भी देखा कि इजराइल किस तरह से करगिल में सपोर्ट किया। इजराइल ने इवन 1971 वॉर के टाइम में भी इंडिया को सपोर्ट किया था और इंडिया और इजराइल के रिलेशंस भी अच्छे हैं। फिर भी इंडिया का ये स्टांस क्यों था? जिन्होंने भी लास्ट वीडियो नहीं देखा है ज़रूर देखिए, डिटेल दिया हुआ है कि क्या इंडिया का स्टांस था यूनाइटेड नेशंस में। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इस टॉपिक को समझने के लिए कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोग समझेंगे। पहला तो इजराइल पैलेस्टीन पे इंडिया का क्या अंडरस्टैंडिंग है उसके कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के। दूसरा, फॉरेन पॉलिसी के रिगार्डिंग क्या हमारे डिमांड और कंपल्शंस हैं। तीसरा, डोमेस्टिक नीड्स क्या है और इंटरनेशनल रीजंस क्या क्या हैं। तो इंडिया के स्कॉलर्स, एक्सपर्ट्स और जो फॉरेन पॉलिसी डिटरमाइन करते हैं उनका ये मानना है कि हर चीज़ को इवैल्यूएट करने के बाद, उसको समझने के बाद इंडिया ने एक डी हाइफिनेशन पॉलिसी तय की है। डी हाइफिनेशन का मतलब है कि अलग अलग करके देखना, एक ही मिरर से, एक ही ग्लास से नहीं देखना। जब हम इजराइल के बारे में बात करते हैं तो इजराइल को उसके अपने मेरिट और उससे क्या टर्म्स है हमारे, उसको सेपरेट करके देखते हैं। उसी तरह से जब फ़लस्तीन के बारे में बात आती है तो फ़लस्तीन को भी हम लोग सेपरेट करके देखते हैं। इट इज़ कॉल्ड डी हाइफिनेशन पॉलिसी। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इजराइल पैलेस्टीन का इंटरनल मैटर है। इंडिया ने ये स्टैंड क्यों लिया है ये भी समझिए कि इंडिया जो भी इंटरनेशनल लेवल पे डिक्लेयर करता है या फिर शो करता है वो उसके अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का भी एक रिफ्लेक्शन होता है, यही का एक एक्सटेंशन होता है। अब इंडिया में भी जो कंटिन्यूस इशू बना है हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ को लेकर के, जो हमारे कश्मीर के कुछ रीजन्स जो पाकिस्तान के पास है और चाइना ने कुछ रीजन जो एक्वायर करके रखे हैं, अक्साई चीन रीजन और पाकिस्तान के पास जिसको भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। तो इंडिया इस पर लगातार अपनी अथॉरिटी बताता है कि ये इंडिया का रीजन है और एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया इसको अपने पास कर लेगा। तो ये इंडिया का स्टैंड है। उसी तरह से इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट में भी जो लैंड्स 1967 की जो पोजीशन थी उसके बाद जो इजराइल ने लैंड इंक्रोच किया है वो इंडिया का मानना है कि वो फ़लस्तीन का लैंड है, इसीलिए फ़लस्तीनियन कॉज जस्ट है। अगर इंडिया आउटराइटली जाकर के सपोर्ट कर देगा, कल को जब ये बात उठेगी, अगर सिचुएशन ख़राब हो जाती है कश्मीर में और ये बात उठेगी कि क्या पोजीशन होना चाहिए इंटरनेशनल लीडर्स का, दूसरी कंट्रीज़ का, उस समय ये भी बात आएगी कि इंडिया ने क्या पोजीशन डिक्लेयर किया था रिगार्डिंग इंक्रोचमेंट। इसीलिए बहुत ही टाइट रोप है जिस पे इंडिया को बैलेंस करके चलना है, अपने डोमेस्टिक इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट। क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कहते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट जो होता है वो सबसे बढ़ के होता है। किसी भी दूसरी कंट्री से के बारे में सोचने से पहले हमें अपना इंटरेस्ट देखना पड़ता है। इसीलिए वो इस मैटर को इंटरनल मैटर बता रहा है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का भी जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें भी हमेशा से इंडिया का स्टैंड रहा है कि वो किसी थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन नहीं चाहता है। अब एक दूसरा मुद्दा है फॉरेन पॉलिसी कंटिन्यूटी। कोई भी रिस्पॉन्सिबल कंट्री जो होती है, जो कि एक लेवल पे अपना लीडरशिप दिखाना चाहती है, उसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि उसके पॉलिसीज़ में कंटिन्यूटी होती है, वेदर वो इंटरनेशनल लेवल पे हो या फिर वो डोमेस्टिक लेवल पे हो। आप जैसे देखिए कि इंडिया में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट के बाद नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई, लेकिन जो पॉलिसी ऐसा नहीं था कि अचानक से सब कुछ चेंज कर दिया गवर्नमेंट ने, जो कंटिन्यूटी थी वो चली आ रही है। जो पॉलिसीज़ कांग्रेस ने लॉन्च की, जैसे आधार लेके आया, तो ऐसा नहीं था नरेंद्र मोदी ने उसको रोक दिया, उन्होंने उल्टा उसको इम्प्लीमेंट किया। तो ये इसको कंटिन्यूटी बोलते हैं। एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की पहचान होती है। फॉरेन पॉलिसी में भी कोई भी नी जर्क रिएक्शन कोई कंट्री नहीं देती है, एक कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखती है। इससे उसकी लेजिटिमेसी बनती है कि ये कंट्री रिस्पॉन्सिबल है, इस पे भरोसा किया जा सकता है कि ये अचानक से अपना स्टैंस नहीं बदल लेगी। तो इंडिया हैज़ बीन ए चैम्पियन ऑफ पैलेस्टीनियन कॉज। लास्ट वीडियो में हमने देखा इंडिया पहला ऐसा नॉन अरब कंट्री था जिसने पीएलओ को लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव एक्सेप्ट किया।
1975 में इसने इवन अलाउ किया कि पीएलओ अपना ऑफिस दिल्ली में खोल सके। 2003 में जब इजराइल वेस्ट बैंक पे वॉल बना रहा था, तब इंडिया ने इसके अगेंस्ट वोट किया। 2011 में इट वोटेड इन फेवर ऑफ एक्सेप्टिंग पैलेस्टीन एज ए फुल मेंबर ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को में पैलेस्टीन के फुल मेंबर बनने में इंडिया ने फेवर में वोट किया। 2014 में भी इंडिया ने यूएनएचआरसी के रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया, जिसमें कि इजराइल का जो गाजा में ऑफेंसिव था उस पर प्रोब करने की बात की गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था उस समय कि लोगों को ये लग रहा है कि जनता पार्टी की गवर्नमेंट आएगी तो अरब को छोड़ करके इजराइल को सपोर्ट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरे इवैल्यूएशन के बाद ये समझ में आता है कि इजराइल विल हैव टू वेकेट द लैंड ऑफ अरब्स इट हैज़ कैप्चर्ड। अब यहाँ पे देखिए, केवल उस लैंड की बात कर रहे हैं जो कैप्चर किया गया है। 2017 में पीएम विजिट किए थे इजराइल, और 2018 में फिर पीएम ने पैलेस्टीन भी विजिट किया, और उन्होंने ये कहा कि वो एक पीस स्टैब्लिश करना चाहते हैं कि इस रीजन में पीस एंड ऑर्डर हो। 2019 में फिर जब अमेरिका जेरूसलम को इजराइल का कैपिटल एक्सेप्ट करता है, तो उसके अगेंस्ट में इंडिया ने वोट किया था। तो यहाँ आप एक पैटर्न देख रहे हैं, एक ट्रेंड देख रहे हैं फॉरेन पॉलिसी कंटिन्यूटी का, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या फिर बीजेपी की गवर्नमेंट हो, देयर इज अ फॉरेन पॉलिसी कंटिन्यूटी। नाउ कमिंग टू द डोमेस्टिक नीड्स, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड देखिए आप, तो यूएई जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का। सबसे ज़्यादा इंडिया अगर एक्सपोर्ट करता है आफ्टर यूएसए, तो वो यूएई में एक्सपोर्ट करता है। इंपोर्ट के मामले में चाइना से सबसे ज़्यादा आता है, फिर यूएसए, फिर यूएई, फिर सऊदी अरेबिया, फिर इराक। हम लोग ऑयल इंपोर्ट करते हैं। ओवरऑल ट्रेड देखें तो इजराइल से केवल 1% ट्रेड है हमारा। डिफेंस के मामले में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग है। इवन दो डिफेंस में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग इजराइल से इंपोर्ट करते हैं, हम लोग फ्रांस से लेते हैं, यूएसए से लेते हैं, रशिया से लेते हैं, और अरब कंट्री से जो हमारा ट्रेड है वो लगभग 18% है। तो यहाँ पे भी आप ह्यूज डिफरेंस देख रहे हैं कि इंडिया का इंटरेस्ट जो है कि वो अरब कंट्रीज़ के साथ भी एक अच्छा रिलेशन बनाए रखे। साथ ही साथ इंडिया जो है अब न केवल अरब कंट्रीज़ को एक ट्रेडिंग पार्टनर की तरह देख रहा है, बल्कि इनको एज अ सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट भी देख रहा है, क्योंकि जितना वेल्थ इन्होंने एक्यूमुलेट किया है वो अगर इंडिया अपनी तरफ खींच के ला सकता है एज एन इन्वेस्टमेंट, तो इंडिया के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। फिर तीसरा पॉइंट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये क्या ऑब्लिगेशंस क्रिएट करता है? तो अमेरिका जो है वो कुछ सालों से मिडिल ईस्ट से अपने इन्फ्लुएंस को धीरे धीरे घटा रहा है, और ये दूसरे रीजन में फोकस करना चाहता है, क्योंकि वहाँ मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होने की वजह से यूएसए के रिसोर्सेज वहाँ काफ़ी वेस्ट होते हैं। तो इट नाउ वांट्स टू फोकस मोर ऑन इंडो पैसिफिक रीजन। चाइना इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर इट हैज़ बीन वार्मिंग अप टू मिडिल ईस्ट। इसकी वजह से जो रीजनल पावर्स हैं उस मिडिल ईस्ट एरिया में, ईरान हो गया, इराक हो गया, सऊदी अरबिया है, रशिया भी है, टर्की है, और इधर चाइना, दे ऑल आर कम्पीटिंग एंड सीकिंग न्यू एलाइज। सभी चाहते हैं कि एलाइज क्रिएट करें। यहाँ पे एक तरह का मल्टीपोलर पावर कंपटीशन चल रहा है। चाइना जो है वो लार्जेस्ट बायर है ऑयल का, और ओनली आउटसाइड पावर जिसके हर एक कंट्री के साथ स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग और पॉलिटिकल टाइज हैं। इसका एक पॉलिसी भी है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि इसने हर कंट्री के साथ किया हुआ है और मिडिल ईस्ट में धीरे धीरे अपना जाल फैला रहा है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखने में आई है कि ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI मिडिल ईस्ट में इसने लॉन्च किया है, उसके एग्रीमेंट्स के डिटेल्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, और लगभग हर मिडिल ईस्ट कंट्री ने इस इनिशिएटिव को एक्सेप्ट कर लिया है। सो मिडिल ईस्ट इज री-इमर्जिंग एज एन अरेना ऑफ ग्रेट पावर कंपटीशन। इंडिया की क्या पॉलिसी है टुवर्ड्स मिडिल ईस्ट? नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने पॉलिसी अपनाई है जिसका नाम है लुक वेस्ट पॉलिसी। इस पॉलिसी का 3 मेन एक्सिस हैं, अरब गल्फ कंट्रीज, इजराइल और ईरान। यानी कि लुक वेस्ट पॉलिसी में इजराइल भी इंक्लूडेड है। इजराइल के साथ इंडिया के क्या रिलेशन है हमने लास्ट वीडियो में देखे। ईरान के साथ भी इंडिया के बहुत सारे डील्स चल रहे हैं, चाबहार पोर्ट बिल्ड कर रहा है। अरब गल्फ कंट्रीज के साथ भी ट्रेड देखा आपने। फाइनली इन सब चीज़ों को समझने के बाद कुछ कंक्लूजन्स पे आते हैं कि क्या हमारे स्ट्रैटेजिक कंपल्शंस हैं फॉर सर्टेन डिसीजंस। तो पहला है नीड फॉर बैलेंस। इंडिया के लिए ज़रूरी है कि वो एक बैलेंस बना करके चले, बिकॉज इससे इसकी अपनी नेशनल पॉलिटिक्स भी इम्पैक्ट होती है।
इसीलिए इसने बहुत ही सावधानी से वायलेंस को कंडेम किया है, बोथ साइड्स ऑफ वायलेंस को, और स्टेटस क्यू को प्रिजर्व करने की बात की है। दूसरा, इंडिया को ज़रूरी है अभी यूएनएससी में सपोर्ट की, बार बार ये पुश कर रहा है परमानेंट सीट के लिए, और जिसके लिए ज़रूरी है नंबर्स, यानी कि कंट्रीज़ का सपोर्ट। गल्फ कंट्रीज लगभग 1/3 हैं यूनाइटेड नेशन के, इनका सपोर्ट यूएनएससी में इंडिया के लिए ज़रूरी होगा, तो उनको प्लेकेट करके रखना भी ज़रूरी है। देन द नीड टू काउंटर चाइना, बेल्ट रोड इनिशिएटिव हमने मिडिल ईस्ट में देखा। एंड फाइनली डोमेस्टिक रिपरकशंस, अगर मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट होता है, फुल फ्लेज वॉर में बदलता है, तो इंडिया की इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। आप देखिए कि जब यूएसए ने ईरान पे सैंक्शंस लगा दिए तो यहाँ पे ऑयल के दाम बढ़ गए, तो वो डायरेक्टली हमारे इकोनॉमी में इम्पैक्ट करेगा अगर उस रीजन में कॉन्फ्लिक्ट होता है। सो फॉरेन पॉलिसी में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट अ कंट्री नीड्स टू टेक इनटू अकाउंट बिफोर गिविंग अ स्टेटमेंट। और ये चीज़ ऐसा नहीं है कि इजराइल को नहीं पता है, इजराइल ऑल्सो अंडरस्टैंड्स दिस, कि सतह पे जो भी हो, रीजंस जो होते हैं, जो एक्चुअल रीजंस होते हैं किसी कंट्री का किसी मैटर पे डिसीजन लेने का, वो उसका होता है अपना नेशनल इंटरेस्ट। ये एक जानी हुई बात है हर एक कंट्री के लिए कि नेशनल इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हम लोग अपना इंटरेस्ट देखेंगे कि कहाँ हमारा इंटरेस्ट सबसे बेहतर है, और ये कोई पर्सनल पॉलिटिक्स नहीं है। बहुत अच्छे रिलेशंस है हमारे इजराइल के साथ, नरेंद्र मोदी का अपना पर्सनल रैपो है नेतान्याहू के साथ, बट नेशनल इंटरेस्ट कम्स फर्स्ट। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए वेरी नाइस डे।